नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट को पेश किया गया। बजट में बोला गया कि भैया इनकम टैक्स का नया बिल लेके आएंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना वादा पूरा करते हुए नए बिल को संसद में पेश कर दिया गया है, जिसकी कॉपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल के पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल 2025 आपके सामने आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें, रोमांचक बातें, बड़ी बातें जो कि इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पुराने इनकम टैक्स बिल 1961 से डिफर करता है। तो बिल पेश हो चुका है, एक्ट का रूप बहुत ही जल्दी ये ले लेगा। तो पूरे बिल का जो निचोड़ है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताना चाहूंगा ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो इस चैनल के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो उसको पूरा पढ़ने की बजाय मैं आपके साथ 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें इसकी शेयर करने वाला हूँ जो कि इसको इनकम टैक्स बिल 1961 से अलग बनाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया ये नया बिल जो है इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि अभी इनकम टैक्स एक्ट बनेगा, कब बनेगा? अभी जब आपका ये समर में जो संसद बैठती है तब ये बनेगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? तो इनकम टैक्स बिल एक्ट 1961 जो था वो 1 अप्रैल 1962 को एप्लीकेबल हुआ था। और जो आपका नया इनकम टैक्स बिल है जो कि अभी एक्ट नहीं बना है, एक्ट बन जाएगा संसद में पास होने के बाद, ये आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कब से? 1 अप्रैल 2026 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जो है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है सर। जियोग्राफिक कवरेज, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था वो पूरे देश को इंक्लूड करता था, बट उसके अंदर कुछ टेरिटरी ऐसी थी जहां पे कि वो एप्लीकेबल नहीं होता था। बट इनकम टैक्स बिल जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनेगा, ये कवर ऑल इंडिया इंक्लूडिंग न्यू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। एंटिटीज कवर्ड, पुराने बिल के अंदर भी इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनीज ट्रस्ट थे, ठीक इसी तरीके से इनकम टैक्स बिल के अंदर भी ये सब है, बट कुछ नई एंटिटीज को भी इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। मॉडर्न इनकम सोर्सेज लिमिटेड थे फॉर डिजिटल इनकम, क्योंकि ये बिल 1961 बहुत पुराना बिल था, लगभग 6 दशक पुराना बिल था, 60 साल लगभग इसको हो गए, ठीक है। और जो नया इनकम टैक्स बिल आया है ये नए चेंजेस के साथ आया है। तो स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर डिजिटल असेट्स, क्रिप्टो एंड ग्लोबल इनकम। तो ये एक सुधरा हुआ संशोधित एक नया बिल है जो कि इसको डिफर करता है पुराने बिल से, और ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो भैया समरी की बात करते हैं कि ये जो बिल है इसमें कितने सेक्शन है, पुराने बिल में कितने सेक्शन थे, तो उसकी बात करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर टोटल पेजेस जो थे लगभग वो 850 थे। कितने थे भैया? लगभग 850 पेजेस थे। जबकि जो नया इनकम टैक्स बिल है उसके अंदर जो पेजेस है वो 620 है। पुराना इनकम टैक्स जो बिल था उसके अंदर 23 चैप्टर थे, नए में भी 23 चैप्टर है, बट सेम नंबर ऑफ चैप्टर बट रीऑर्गेनाइज्ड फॉर क्लैरिटी। पेजेस कम कर गए, रिड्यूस एंड मोर कंसाइज। चैप्टर उतने ही है बट उनको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ जो है वो पेश किया गया है। टोटल सेक्शन जो थे भैया वो पुराने इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शन थे, और जो नया इनकम टैक्स बिल आया है उसके अंदर 536 सेक्शन है। कितने हैं? 536 सेक्शन। अब आपके मन में आएगा भैया कि भैया पुराने वाले में केवल 298 थे, नए वाले में 536 हो गए, तो उसको रिड्यूस क्या करा गया? ये तो बल्कि और इंक्रीज कर दिया गया है। तो भैया एक्सपेंडेड फॉर बेटर कवरेज एंड मॉडर्नाइजेशन। पर यहाँ पे सेक्शन 298 थे पर सब सेक्शन भी थे, तो अगर उनकी टोटल काउंटिंग अगर करेंगे तो लगभग 800 प्लस बैठते थे। 298 सेक्शन थे, उसके अलावा सब सेक्शन थे, जैसे कि आप प्रिजम्पटिव इनकम का पढ़ते हो 44 ए डी ए ई ए बी, तो इस तरीके से सेक्शन के अंदर सब सेक्शन थे। बट जो नया इनकम टैक्स बिल आया है इसके अंदर क्लॉज है और इसके अंदर सब क्लॉज या सब सेक्शन नहीं है, तो सेक्शन की संख्या भी कम की गई है। बट अगर मेन सेक्शन बात करें तो पुराने इनकम टैक्स के अंदर 298 थे, नए के अंदर 536 है, पर अगर ओवरऑल काउंट करोगे तो नए वाले के अंदर कम बैठेंगे।
क्यों? क्योंकि पुराने वाले के अंदर सब सेक्शन जो थे वो बहुत सारे थे, टोटल सब सेक्शन जो थे वो बहुत सारे थे, तो उनकी टोटल काउंटिंग जो है वो 800 प्लस 800 प्लस बैठती थी। पर जो नया बिल जो आया है, जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, इसके अंदर सब क्लॉज नहीं है, स्ट्रीमलाइंड अक्रॉस 536 सेक्शन और क्लॉज, ठीक है, मोर स्ट्रक्चर एंड डिटेल एंड यूज सिंपल लैंग्वेज। तो इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज का यूज करा गया है। नो डाउट पढ़ने में आसानी है, इसको आप भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर मुझे पता है कि नहीं पढ़ोगे, ठीक है। सो ये समरी है दोनों बिल की। तो इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 से कैसे डिफर करता है, उसके पेजेस कम है, उसके सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली क्लैरिटी के साथ और एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है उनको प्रॉपर्ली बिठाया गया है, ठीक है। तो ये है समरी। अब बात करते हैं भैया टैक्स ईयर कंसेप्ट, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। क्या दिक्कत थी कि भैया एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्दावली को यूज करा जाता था, वो क्या था? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, या अभी तक आप पढ़ते आए होगे, चाहे हमारे कोर्स में पढ़े हो, चाहे किसी और किसी के कोर्स में पढ़े हो, चाहे कहीं से भी आपने इंफॉर्मेशन ली हो, तो दो वर्ड यूज करे जाते थे, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। इनका मतलब क्या होता था? प्रीवियस ईयर का मतलब द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, वो साल जिस साल में आपने पैसा कमाया है। असेसमेंट ईयर द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स। तो असेसमेंट ईयर वो होता था जिसके अंदर आप इनकम टैक्स रिटर्न को भरते थे, अपनी इनकम को एसेस करते थे, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी भैया, यूजर टैक्स पेयर कंफ्यूज होता था, जो नया होता था, जो लेमैन होता था, उसको दिक्कत होती थी। तो टैक्स पेयर का जो एक्सपीरियंस था वो नहीं समझ पाता, तो उसको सेपरेट एक्सप्लेनेशन करना पड़ता था। बट इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर भैया क्या हो गया है? इंट्रोड्यूस अ सिंगल टर्म टैक्स ईयर। अब एक ही चीज यूज करी जाएगी, टैक्स ईयर, नो प्रीवियस ईयर, नो असेसमेंट ईयर, ओनली टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर बोला जाएगा भैया। टैक्स ईयर का मतलब क्या रहेगा? सिंगल यूनिफाइड टर्म रिफरिंग टू बोथ द ईयर ऑफ अर्निंग एंड असेसमेंट ईयर। तो सीधी सी बात है, टैक्स ईयर अभी तक क्या था? फाइनेंशियल भैया 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27 है। जब आप इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट पढ़ते थे या कंपटीशन पढ़ते थे तो वहां 2 साल होते थे, 25-26, 26-27, 24-25, 25-26, मतलब एक साल पिछला एक अगला, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। बट अब एक ईयर यूज होगा, टैक्स ईयर, जैसा कि आपका जीएसटी के अंदर यूज होता है। जीएसटी में असेसमेंट ईयर नहीं होता, जीएसटी के अंदर भी आपका टैक्स ईयर ही होता है। ठीक इसी तरीके से अब इनकम टैक्स बिल जो है आपका 2025, उसमें टैक्स ईयर के कंसेप्ट को लाया गया है। इससे क्या होगा? सिंप्लीफाइज अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लायंसेस, ठीक है, इजियर फॉर टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद, ठीक है। और अलाइनमेंट एंड ग्लोबल प्रैक्टिस, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है इंडियन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी। ये जो शब्दावली थी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, भारत में यूज करने वाला ये वर्ड है। बट ये जो टैक्स ईयर जो वर्ड है, ये ब्रिंग इंडिया टर्मिनोलॉजी क्लोजर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये पूरे संसार के अंदर टैक्स ईयर था, अभी हमारे इंडिया के अंदर केवल प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चल रहा था। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ फिट करती है। तो ये था तीसरा महत्वपूर्ण चेंज जो कि इनकम टैक्स बिल 2025 को डिफर करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। अगला भैया रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये क्या बला थी? तो अभी तक कि भैया टैक्स पेयर इंडियन है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये डिफाइन करता था उसकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर, फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता था कि भैया वो जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भर रहा है उसमें 182 दिन 182 डेज इंडिया के अंदर रहा हो। बट इनकम टैक्स बिल के अंदर क्या है सिमिलर ही, बट इसको जो है मोर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक टाइज। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में फिजिकली 182 दिन रहे हो, अगर आपका इंडिया से लेन देन 182 दिन का रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो काम तो अमेरिका में कर रहा है, बट उसकी रेंटल इनकम, उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, तो वहां से जो इनकम अर्न होगी उसको भी इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो मतलब इकोनॉमिक टाइज का मतलब है कि अगर आप आर्थिक रूप से भी इंडिया के अंदर कुछ कर रहे हो तो वो आपकी जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है। ग्लोबल इनकम टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल ओनली फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एनआरआई के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए कोई टैक्स नहीं था, ग्लोबल इनकम, ठीक है।
बट जो नया बिल आया है उसमें स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन टैक्सिंग ग्लोबल इनकम फॉर सर्टेन रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे और इनकम को खींचने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से व्यक्ति को जो है वो इंडियन रेसिडेंट बनाया जाए और उससे वो टैक्स वसूला जाए। ओवरऑल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को और कलेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट डेफिनेशन क्या थी पुराने बिल के अंदर, 730 दिन वो 7 साल के अंदर रहा हो तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। रिवाइज डेफिनेशन विद क्लियर रूल्स, और अच्छे तरीके से जो है अच्छे रूल के साथ इसको डिफाइन किया गया जिससे कि ग्लोबल इनकम को लिया जा सके, इंडिया के अंदर रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक टाइज अगर रहेंगी, आप बेसिकली आर्थिक रूप से अगर इंडिया के अंदर लेन देन कर रहे हो तो वो भी इंडिया का ही माना जाएगा। क्लैरिटी फॉर सी फेयरर्स एंड एक्सपेट, लिमिटेड प्रोविजन थे जो कि समुद्र की नौकरियां करते थे, समुद्री जहाजों की, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी इनकम टैक्स बिल के अंदर क्लियर डेफिनेशन दिया गया और थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। डिटेल प्रोविजंस विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एंटी टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स लिमिटेड थे, रेजिडेंशियल स्टेटस जो था वो लिमिटेड था पुराने बिल के अंदर, नए बिल के अंदर इसको और स्ट्रॉन्गर किया गया है। प्रोविजन टू प्रिवेंट रेसिडेंसी मिसयूज, तो भैया रेसिडेंशियल स्टेटस का या रेसिडेंसी का मिसयूज ना किया जाए, इसलिए इनकम टैक्स बिल के अंदर और ज्यादा डिटेल में इस प्रोविजन को लेके आया गया है विद क्लैरिटी, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं भैया हेड ऑफ इनकम, जो आपके 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्या नए बिल के अंदर इसको कुछ डिफर किया गया है? तो जवाब है नहीं। पांचों हेड जो कि पहले थे 1961 एक्ट के अंदर, सेम ही 5 हेड जो है वो इस बिल के अंदर किए गए, बट लिटिल बिट और अच्छी डेफिनेशन दी गई है और अच्छी उसके अंदर क्लैरिटी दी गई है। तो हेड ऑफ इनकम जो थे आपके वो पांचों ही रहेंगे आपके हेड ऑफ इनकम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब आपका काम करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है, पुरानी चीज आपने पढ़ी है, नई चीज आपके सामने आ रही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी हमने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी एआई के रिगार्डिंग, फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। तो भैया ये पहले भी बोला जा चुका है कि बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करो, चेंजेस आते रहेंगे। जैसे वैट के बाद जीएसटी आ गया तो क्या हम काम करना बंद कर दिया हमने? इसी तरीके से इनकम टैक्स बिल 1961 की अगर 2025 आएगा तो ये नहीं कि अब तुम्हारा पूरा काम जो पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अच्छी तरीके से बेसिक्स जिनके मजबूत है उनके लिए सब कुछ पढ़ना आसान है, जो तुक्के पे चल रहे थे उनके लिए ये भी बिल तुक्का का ही रहेगा, ठीक है। सो हेड ऑफ इनकम सेम है, जो पहले थे वही है, सिमिलर हेड ऑफ इनकम है, रिमेन सेम है, ठीक है। डिडक्शन जो आपका प्रिय चैप्टर था, हालांकि अब तो खत्म हो चुका है, जो हम पहले हल्ला काटते थे 80C 80D 80E, वो भैया अब 80C 80D आपके नहीं रहे। तो जो डिडक्शन के जो आपके सेक्शन थे पहले 80C 80D 80E 80G, वो अब इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर क्लॉज 126 128 129 133 इस तरीके से उनको डिफाइन कर दिया गया है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ होते हैं, और नए बिल के अंदर दोनों रिजीम चलेंगे। हालांकि मेरा ऐसा मानना था, या और भी मेरे ऐसे प्रोफेशनल का ऐसा मानना था कि भैया ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बट वो एज इट इज कंटिन्यू है। तो डिडक्शन की जो बात आती है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं आती है। तो आपके जो डिडक्शन के जो सेक्शन थे 80C 80D वगैरह, ये अब चेंज होके 126 क्लॉज 128 क्लॉज 129 क्लॉज इस तरीके से आपके सामने आएंगे, ठीक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लेके यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। तो भैया अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे 44AD 44ADA 44AE एप्लीकेबल सेक्शन जो क्लॉज थे वो कहते हैं 44AD ADA AE, अब उनको क्या बोल दिया जाएगा? क्लॉज 92 93 एंड 94 एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो क्या हो जाएगा भैया? सेम सेक्शन रीनेम्ड एज क्लॉज इन दी 2025 बिल। सेक्शन जो है वो 44AD ADA AE उनके डेफिनेशन वगैरह सब कुछ सेम है, बट सेक्शन का नाम या क्लॉज चेंज कर दिया, 92 93 एंड 94 कर दिया। अब 44AD का गाना हम बंद कर देंगे, कब से? 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। चलो भैया, टर्नओवर लिमिट जो है यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। अभी 44AD 2 करोड़ रुपए तक का जो आदमी था वो चूज कर सकता था, अब वो जो है 3 करोड़ रुपए तक का प्रिजम्पटिव इनकम को अब कौन चूज कर सकता है? जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक का होगा। कब? फाइनेंशियल ईयर 26-27 या टैक्स ईयर 26-27। अभी आप 24-25 में चल रहे हो, अभी आप
24 25 में चल रहे हो, इसके बाद 25 26 भी आएगा, इसके बाद आएगा 26 27। तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाना, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आएंगे, अरे हम क्या अकाउंटिंग की जॉब छोड़ रहे हैं भैया, इतने सारे चेंजेस आते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई पहली बात, इन्विटेशन तो किसी ने दिया नहीं था कि अकाउंटिंग का काम करो। दूसरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में एआई है यार, अब तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा मित्र बना लो एआई को, उससे पूछो ना कुछ भी पूछना है तो। कहने का मतलब ये है, इसके रिगार्डिंग में पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई एआई को आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो बिल है अभी 26 27 से एप्लीकेबल होगा, अभी आप 24 25 में चल रहे हो, अभी इसका रिटर्न तैयार करोगे 25 26 में, फिर 25 26 का रिटर्न तैयार करोगे 26 27 में, फ्री एप्लीकेबल होगा 26 से 26 7 से, टैक्स ईयर 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो लिमिट जो है, टर्नओवर लिमिट जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए बढ़ाई जाएगी, जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस को, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको फायदा होगा। प्रोफेशनल की लिमिट जो कि अभी 50 लाख रुपए एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको बढ़ा के भी 75 लाख रुपए कराया जाएगा, जिससे कि मोर प्रोफेशनल जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और जो टर्नओवर जो था वो 8% और 6% वाला वो सेम रहेगा, बट उसके अंदर भी कुछ ब्रॉडर एप्लीकेशंस, कुछ और अच्छी बातों को यूज करा जाएगा। ट्रांसपोर्टर के लिए जो 10 व्हीकल वाली बात थी वो भी सेम रहेगी, पर क्लॉज का नाम जो है वो 94 कहलाएगा, जो कि पहले 44 AE था, ठीक है। अपडेटेड क्राइटेरिया फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट की 44 AD में भी आपको जरूरत नहीं थी, और क्लॉज 92 93 94 इनके अंदर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, और इसको और अच्छे से जो है आपके सामने सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस को कम करा जाएगा, ठीक है। टैक्स फाइलिंग ITR 4 बढ़ते थे, इसी तरीके से सिमिलरली कोई फेस लेस फाइलिंग विद बेटर इंटीग्रेशन, मतलब सेम ही तरीका रहेगा, और ज्यादा जो क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, और ज्यादा जो आपको आसानी दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट इसके अंदर देने वाली है। बुक्स ऑफ अकाउंट की यहाँ पर नीड नहीं होगी, टर्नओवर को बढ़ा दिया जाएगा, प्रोफेशनल के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा, और यूट्यूबर वगैरह और जो थोड़ी बहुत बिजनेस है वो प्रोफेशनल है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, रिबेट जो आपका बहुत चेता था, बट भैया 87A का जो गाना गाते थे वो भी अब खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा, क्लॉज 156, मतलब सेक्शन का नाम चेंज होगा, रिबेट खत्म नहीं होगी, रिबेट तो वही रहेगी भैया, रिबेट रहेगी, बट जो 87A बोलते थे अब उसको क्लॉज 156 की तरह पेश किया गया है नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर। तो रिबेट आपको पता है ऑल टैक्स रिजीम के अंदर 12,500 की मिलती है, नेट टैक्स रिजीम के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपकी रिबेट जो है वो 60,000 रुपए तक की कर दी गई है। इनकम आपकी 12 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है। मार्जिनल रिलीफ के बारे में वीडियो बनाई गई है, वो ऑलरेडी आपको मैं वीडियो उसके रिगार्डिंग दे चुका हूँ, ठीक है। तो फोकस क्या है भैया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर फोकस था ओल्ड टैक्स रिजीम को भैया लोग चूज करें, बट इनकम टैक्स बिल 2025 का जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि भैया न्यू टैक्स रिजीम को लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा चूज करें, ठीक है। तो रिबेट आपकी रहेगी, बट 87A की जगह क्लॉज 156 आपका चलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इतनी मेहनत करी है यहाँ पे क्लॉज व्लॉज सेक्शन वगैरह को सब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और ये PDF भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप नॉर्मली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे टेलीओम इंस्टीट्यूट लिखो, तो झूठे चैनलों से बचना, फेक चैनल से बचना, और एक्चुअल चैनल को यूज करना, तो वो आप यहाँ से भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो। डिपार्टमेंट की पावर जो है वो बढ़ा दी गई है भैया, उन्हें एक विटामिन दे दिया गया है जिससे उनकी पावर बढ़ गई है। तो असेसमेंट पावर जो है, पहले फिजिकल असेसमेंट होते थे, फिजिकल हियरिंग होती थी, अब उसकी जगह पे फुली फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स जो है वो यूज करी जाएगी, तो फेसलेस अपील का यूज करा जाएगा, ठीक है। सर्च एंड सीजर, मैनुअल तरीके से पहले सर्च कराया जाता था, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बिहाफ पे किसी को सीज किया जाता था, सर्च किया जाता था, बट अब टोटली डिजिटल एंड एविडेंस बेस्ड, रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरफेस। ऑब्वियस सी बात है, AI आ गया है और बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होती जा रही हैं, तो आने वाले समय में फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह सब कुछ जो है डिजिटली होने वाला है, ठीक है। जब गाड़ियां डिजिटल चल रही है, बिना ड्राइवर के कार चल रही है भैया, तो फिर तो अब सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन लिमिटेड टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स एंड एंटिटीज, पहले लोग मुखबरी करते थे भैया फलाना आदमी चोरी कर रहा है टैक्स की, बट अब वो काम खत्म हो गया। ब्रॉडर कवरेज ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल डेटा, तो भैया फाइनेंशियल डेटा आपका पैन आधार लिंक हो चुका है, और सारी चीजों पे आप पैन देते हो, 50,000 से ज्यादा की कोई चीज खरीदते हो पैन देते हो, मकान खरीदते हो पैन देते हो, कार खरीदते हो पैन देते हो, तो सब कुछ जगह पे आप अपने डेटा दे रहे हो। बच्चों की भी अपार ID अब तो बनी रही है, ठीक है।
कोई डीमेट अकाउंट खुलवाते हो डेटा देते हो, AIS TIS इन सब में डेटा आ रहा है, तो डेटा के ऊपर फोकस है। नो डाउट सब कुछ डिजिटल होने वाला है, फेसलेस फिजिकल ये वर्ड खत्म होने वाला है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, भैया पहले क्या था कि बेसिक एग्रीमेंट्स थे फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बट अब उनको और ज्यादा एनहेंस किया गया है, एनहेंस प्रोविजन फॉर क्रॉस बॉर्डर टैक्स कंप्लेंसेस, ठीक है। तो पावर जो है वो डिपार्टमेंट की बढ़ा दी गई है, गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ानी है जिससे कि वो खर्चा कर सके किसके ऊपर, देश और नेता के ऊपर, ठीक है। टैक्स ऑन क्रिप्टो, द लास्ट 10th इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया क्रिप्टो के ऊपर, डिजिटल एसेट्स के ऊपर भी जो है वो टैक्स आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स बिल 2025। एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई भी सेक्शन जो है वो डिफाइन नहीं करता था क्रिप्टो एसेट्स को या डिजिटल एसेट्स को डिफाइन नहीं करता था, बट इनकम टैक्स बिल के अंदर स्पेशली एक क्लॉज दिया गया है, क्लॉज 74। टैक्सेबिलिटी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था यहाँ पे, कंप्रेहेंसिव टैक्सेशन ऑन गेन फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो बेचोगे उससे जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स देना है। रेट ऑफ टैक्स प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड नहीं था, यहाँ पे फ्लैट 30% जो है वो रेट लगने वाला है। सेट ऑफ लॉसेस का कोई प्रोविजन नहीं था यहाँ पे, जो सेट ऑफ नो सेट ऑफ लॉस अलाउ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम, क्रिप्टो का सेट ऑफ क्रिप्टो से ही करोगे, ठीक है। टीडीएस का प्रोविजन नहीं था यहाँ पे, 1% का टीडीएस है उसके लिए क्लॉज दिया गया 190, ठीक है। पेनल्टी फॉर नन कंप्लेंसेस, जनरल पेनल्टीज अप्लाई थी, यहाँ पे स्पेसिफिक पेनल्टीज लगाई गई हैं। सो ओवरऑल ये थे 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ इनकम टैक्स बिल 1961 एंड बिटवीन इनकम टैक्स बिल 1961 एंड इनकम टैक्स बिल 2025। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, काम करने का तरीका सेम रहेगा, लर्निंग आप आराम से कर सकते हो। चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।